आज मैं आपको आरोह पाठ पुस्तक से गद्य खंड में पाठ 5 पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक शेखर जोशी ने बताया है कि मोहन एक तीव्र बुद्धि वाला गरीब छात्र है, इसलिए सब लोग उसके साथ अन्याय करते हैं। उसे पढ़ने में बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। पाठ में इसी का वर्णन किया गया है। शेखर जोशी नई कहानी के कहानीकार हैं। उनकी कहानियों में आधुनिक जीवन के यथार्थ का मार्मिक चित्रण हुआ। गलता लोहा में उन्होंने भारतीय अभिमान के पिघलने और उसके रचनात्मक कार्य में ढलते दिखाया गया है। मोहन के पैर अनायासी शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के आफर की वह अनगूंज शेष थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। न्याई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़ी की धप धप आवाज ठंडे लोहे पर लगती तो चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली न्याई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। लंबे बैंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर साफ कर आएगा। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब यह सब काम नहीं रहा है। यही क्या जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे वो उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, आज गढ़नाथ जाकर चंदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीढ़ी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता। कुछ समझ में नहीं आता। मोहन उनका आशा न समझता हो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने को न उसे अभ्यास ही है और न वैसी गति। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित रह गई। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। व्याख्या। मोहन के पिता बंशीधर पुरोहितों का धंधा करते थे। लोग उनके संयम और तप के कारण उन पर श्रद्धा रखते थे, परंतु अब वे बूढ़े हो चुके थे। वे व्रत उपवास भी नहीं कर सकते। उन्होंने गहरी सांस लेकर बेटे को सुनाया कि वह चंदत्त के यहाँ रुद्रपीठ पाठ करने नहीं जा सकते। बेटे मोहन ने उनका आशा समझ लिया, किंतु कोई उत्तर न दिया। उसने पिता का भार हल्का करने के लिए हंसुआ उठाया और उसकी धार तेज कराने के लिए धनराम लोहार के यहाँ पहुंचा। वह चाहता था कि हंसुए से खेती का ही कुछ काम शुरू कर ले। धनराम अपने बाएं हाथ से धौंकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म लोहे को उलट पुलट रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पार की निगाहों से देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। दोनों होकर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुकान से होके का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की 4 दीवारी में उतरते हैं। थोड़ी देर पहले तक धमाका चौकड़ी मचाते, उठापटक करते और बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुंचता ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर के एक लड़के को देखते हैं, फिर वह कड़कड़ा कर कड़कदार आवाज में, मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चहेता शिष्टा पुरोहितों खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना करता था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते, उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठाक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उसे फिसड्डी बालक को दंड देने का भाव मोहन पर डाल देते। पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक, वे आदेश दे देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बैंत खाए थे या न कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने की भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई थी जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह उसे मोहन का अधिकारी समझता रहा था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता। व्याख्या। धनराम उसका सहपाठी रहा था। मोहन एक खाली कनस्तर पर बैठकर उसका काम देखने लगा। अचानक दोनों को अपने स्कूल के मास्टर त्रिलोक सिंह की याद आ गई। वे
कर उन्हें याद करने लगे। मास्टर त्रिलोक सिंह का मोहन को प्यार करना, उसे कच्चा का मॉनिटर बनाना, उसके हाथों कमजोर लड़कों को सजा दिलवाना, मोहन के सुनहरे भविष्य की बातें करना, धनराम का गणित में नालायक होना, मास्टर जी से डंडे से पिटना, सब बातें याद आने लगी। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतियार या मजदूर परिवारों के लोगों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक उन्होंने कुछ पूछ लिया था, धनबा 13 का पहाड़ा सुना तो 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। 13 एकम 13 13 दूनी 24 सटा के एक सल्टी उसकी पिंडलियों पर माँ साहब ने लगाई थी कि वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था। सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था, और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता था जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर के पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उसे दोबारा पहाड़ा सुनने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते वह फिर लड़खड़ा गया था, लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बैंत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगा दी थी। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा, अरे विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकाल कर उन्होंने धनराम को धार लाने के लिए पकड़ा दी थी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धौंकनी फूंकने या सान लगाने के काम में उलझाना शुरू कर दिया, और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। फर्क इतना ही था कि जहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बैंच चुनने की छूट देते थे, वहीं गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते। जरा सी गलती होने पर छड़ बैंत हत्या जो भी हाथ लग जाते उसी से अपना प्रसाद देते। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली, और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे। व्याख्या धनराम की 13 का पहाड़ा याद नहीं होता था। वह मार खाने से पर भी अधिक नहीं सीख सका। तब मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे बैंक से कहा, तेरे दिमाग में लोहा भरा है, इसमें विद्या का ताप नहीं लगेगा। यह कहकर मास्टर जी ने उसे 5-6 दरातियाँ धार लगाने के लिए दे दी। तभी से वह पिता गंगाराम के साथ धौंकने फूंकने, सान लगाने, घर चलाने आदि के काम में लग गया। उसके पिता भी काम ठीक से न करने पर उसे पीटते थे। एक दिन वह भी आया जब गंगाराम चल बसे, धनराम उनकी जगह लोहार का काम करने लगा। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले बंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया, और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने निराश कर दिया। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश की गरीबी मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी, लेकिन इच्छा होने पर भी कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी, तो भी बंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। वर्षा के दिनों नदी पार करने में बड़ी कठिनाई आती थी। बंशीधर ने पार के गांव में एक यजमान के घर मोहन का डेरा तय कर दिया था। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौटा था। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था तो पहाड़ी की दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंकार और पतेल आने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते न पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो से घटना के बाद बंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। व्याख्या मोहन को प्राइमरी शिक्षा पूरी करते ही छात्रवृत्ति मिल गई। इससे उत्साहित होकर उसके पिता ने सोचा कि वह उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएगा, अतः आगे की पढ़ाई के लिए उसे स्कूल भेज दिया। गांव से 4 मील दूर था स्कूल। रास्ते में 2 मील ऊंची चढ़ाई थी, बीच में एक नदी थी, फिर भी मोहन स्कूल जाता। जब वह थका मांदा घर वापस आता तो उसके पिता उसे
विद्याव्यसनी बालकों को उदाहरण देकर उत्साहित करते थे। एक दिन वह वापसी में नदी पार कर रहा था कि पानी बढ़ गया। कुछ हथियारे साथ थे, जैसे तैसे सब सुरक्षित पहुंच गए। परंतु उस दिन से मोहन के पिता को डर लगने लगा कि उसे स्कूल कैसे भेजा जाए। स्कूल न भेजें, बच्चों शेष पाठ कल पढ़ाएंगे।